अस्सलाम वालेकुम। मैं शादमा आज़मी मरहूम मिन्हास की वाइफ अल्तावारी से मैं शादमा आज़मी मरहूम मिन्हास की वाइफ अल्तावारी से जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में 51 दिन के अंदर 2 दिन हत्या हो जाती है। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले शकील जिया जी की हत्या होती है, जिनको मार के फांसी पे लटका दिया जाता है। जिस वक्त शकील जिया जी को मारते हैं उस वक्त मेरे हस्बैंड लुधियाना में रहते हैं। 9 अगस्त को शकील जिया जी को मारते हैं और 10 अगस्त को मेरे हस्बैंड घर पहुंचते हैं। मेरे हस्बैंड जब घर पहुंचते हैं तो उनके एफआईआर को लेके मेरे हस्बैंड बहादुरगंज पर पहुंचते हैं। बहादुरगंज थाना में एफआईआर नहीं होती है। फिर इन्हीं बातों को लेके वो कोर्ट पहुंचते हैं, जहां पे कंप्लेंट केस चलता है। इस दौरान मेरे हस्बैंड को धमकियां भी मिलती है कि तुम अगर इस केस के बारे में कुछ करोगे या इस मामला को लेकर के तुम आगे बढ़ोगे तो तुमको जान से मार देंगे, तुम पीछे हट जाओ। मेरे हस्बैंड हार नहीं माने, वो पैरवी कर रहे थे। 28 सितंबर को मेरे हस्बैंड जब कोर्ट से वापस आ रहे थे, उनको मार के सड़क पर गिरा, ब्लॉक चौक के पास जो पुल है उसमें गिरा दिया गया था। 2 हत्या होने के बावजूद भी जो नामजद पहला आरोपी है वो अब तक फरार है, मास्टर मकसूद साहब, जो अपने आप को किंग कह रहा है। और मुझे अब तक लग रहा है कि वो सच में किंग ही है, क्योंकि वो अब तक फरार है। जब मुझे भी मास्टर मकसूद के तरफ से धमकियां मिल रही है, मुझे सबसे पहली बात तो ये है कि जब कल मैं कोर्ट हियरिंग के लिए जा रही थी, लगभग सुबह 9-10 बजे का टाइम था। मेरे साथ मेरे भाई और मेरे देवर भी था। हम लोग बाइक से जा रहे थे और डेरामाड़ी के आसपास 2 लड़के बाइक लेकर के आ रहा था, बहुत तेज़ी से आ रहा था। मुझे लगा कि वो मेरे जानने वाले ही है। जब बहुत तेज़ी से वो लोग आ रहा था, जब मेरे पीछे मेरे करीब आया तो वो लोग स्लो किया। दोनों हेलमेट लगा हुआ था, पहना हुआ था। मुझे लगा कि वो मेरे जानने वाले हैं, लेकिन नहीं, वो मेरे जानने वाले नहीं। वो लोग मेरे करीब आने के बाद कहा कि तुम बहुत आगे बढ़ रही हो, तुम पीछे हट जाओ, कंप्रोमाइज़ कर लो, नहीं तो जिस तरह से शकील और मिन्हास की हत्या की गई है उस तरह से तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा। तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, 3रा नंबर तुम्हारा ही होगा। इतना बोल के वो लोग चला गया। मैं वो लोग को इतना पहचान पाई कि वो लोग के पास ब्लैक कलर की बाइक थी और पीछे जो प्लेट था उसमें कोई नंबर नहीं था। मुझे बहुत डर लग गया। फिर मैं वहाँ से किशनगंज पहुँची कोर्ट। वहाँ से इस बात को लेकर के डीएम सर और एसपी सर से भी मिलने गई थी मैं कल। वो लोग से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मैं गांव के लोगों को फ़ोन किया। यहाँ से 5-6-7 लड़का गया था। वापसी के टाइम वो लोग के साथ में आई। इसमें मैं अभी यही कहना चाहती हूँ कि मास्टर मकसूद को नहीं पकड़ने में इसमें किशनगंज प्रशासन की नाकामी है, या नहीं तो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रच रही है। वो इतना बड़ा क्रिमिनल हो गया है मास्टर मकसूद, जिनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। भाई आप लोग जितने भी मेरे इसको देख रहे हैं, मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि वो इतना बड़ा जब क्रिमिनल हो गया तो मैं उससे कैसे बचूंगी। आप लोग चुप बैठिएगा। आप लोग अगर चुप बैठिएगा तो फिर मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरा हौसला अभी वैसा ही है। मैं हार नहीं मानी हूँ। मुझे तो बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। मैं अब तक हार नहीं मानी हूँ। आप लोग पीछे मत हटिए, पीछे मत जाइए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप लोग साथ दीजिए मेरा। आप लोगों के साथ की वजह से मैं इतने आगे बढ़ चुकी हूँ। आप लोग साथ दीजिए। आज मैं एक शादमा हूँ, कल मेरी जगह कोई दूसरी भी शादमा हो सकती है। इसलिए आप लोग हेल्प कीजिए और मुझे इंसाफ दिलाइए। और मुझे उम्मीद है कि मैं इंसाफ लेकर ही रहूँगी। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे इंसाफ देंगे और मैं इंसाफ इंशाअल्लाह इंसाफ लेकर ही रहूँगी। मेरे अंदर इतना हौसला है।
मैं इस सीमांचल में जितने भी ये हैं, मैं सब किसी के दरवाजे पे गई हूँ, दर बदरे ठोकरें भी खाई हूँ, फिर भी हार नहीं मानी हूँ मैं। और मैं अपनी आखिरी सांस तक भी मुझे उम्मीद है कि मैं हार नहीं मानूंगी। बस आप लोग साथ दीजिए, आप लोगों की साथ की ज़रूरत है। जिस तरह से अभी मुझे धमकियां मिल रही है, उस तरह से मेरे हस्बैंड को भी धमकियां मिल रही थी। वो कह रहा है कि तुम पीछे हट जा, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुमको मार देंगे, तुम्हारा बेटा का फिर क्या होगा। आज 86 दिन हो गया है। मास्टर मकसूद क्यों फरार है? उसको तो गिरफ्तार होना चाहिए, जिसके ऊपर दो दो हत्या का FIR है, मगर अब तक वो फरार है। क्या वो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो गया है, या हमारे किशनगंज पुलिस की इतनी नाकामी है? क्या हमारे किशनगंज में कोई मतलब पुलिस के अंदर मतलब ये नहीं है जो पुलिस दो हत्या होने के बावजूद, बहुत दिन भी नहीं हुआ, 51 दिन के अंदर एक ही घर में दो हत्या हो जाती है, मगर उसमें पुलिस अब तक नाकामी है। और मैं मतलब पहला नामजद आरोपी फरार है। उसमें भी पहला नामजद था और इसमें भी पहला है। इसमें पुलिस की नाकामी कहूँ या फिर मैं कोई साजिश कहूँ, क्या कहूँ, क्या नाम दूँ इस मैटर में जो इतना मतलब रंग डाला जाता है, इतना रंगीन किया जाता है, तो इस मैटर को, इस किशनगंज प्रशासन को मैं क्या रंग दूँ, मैं क्या कहूँ? मुझे तो लगता है कि मैं जिस तरह से मेरे हस्बैंड को मारा गया, उनके जिया जी को मारा गया, उस तरह से ये लोग बदतरीन मुझे भी मार डालेंगे। मुझे ऐसा ही लग रहा है। मुझे अपनी जान की इतना फिक्र नहीं है। मरना तो कल, आज भी है, कल भी है, मर जाऊंगी, मरना तो हर किसी को है। मगर मुझे इस बात से टेंशन हो रही है कि मेरे बेटा का क्या होगा। मेरे बेटा का इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे अलावा। ये 3 साल का है। वो ये खुद कह रहा है कि अम्मी हम लोग का कोई नहीं है, अगर बुलवाएंगे तो बोल देगा। मगर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटा को इतना जोर दूँ और टेंशन दूँ। ये बच्चा खुद कह रहा है, नमाज पढ़ रहा है तो कह रहा है कि अल्लाह इंसाफ दो, इंसाफ दो। मेरे साथ मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है और कह रहा है। भाई आप लोग से मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, और मैं उम्मीदें भी है कि आप लोग शायद मेरे साथ है और साथ रहेंगे। कोई भी काम, मैं कोई मतलब बहादुर मतलब ये नहीं हूँ कि मैं अकेली इतनी लंबी लड़ाई को और इतने आगे बढ़ सकती थी। आप लोग के मतलब ये है कि मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ, बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। आप लोग मुझे और भी मतलब मेरा मदद कीजिए। इंशाअल्लाह हम लोग सबको इंसाफ लेकर रहेंगे। ये लड़ाई मेरी नहीं बल्कि आप सबकी है। ये लड़ाई मेरी नहीं बल्कि आप सबकी है। अगर हार है तो सबकी है, जीत है तो सबकी है। और मैं अकेली हूँ जो आगे बढ़ चुकी हूँ। आप लोग पीछे से सबको आइए, हम लोग इंशाअल्लाह सबको मिल के इंसाफ लेकर ही रहेंगे। नेता आकर क्या किया? सिर्फ आश्वासन दिया। पुलिस भी ऐसी आश्वासन दे रही थी, मास्टर मकसूद का मतलब कुर्की जब्ती कर लेंगे। जब पहले जब मैं पहुंच रही थी प्रशासन के पास, तो क्या बोल रहे थे कि 28 दिन होने दो, उसके बाद उनका कुर्की जब्ती निकालेंगे, वारंट निकालेंगे। 28 दिन से 90 दिन, आज 86 दिन हो गया। अब कह रहे कि उसका वारंट निकाले हैं, वारंट का लंबा प्रोसेस है, ऐसा है वैसा है। पहले कुछ और बोल रहे थे, अभी कुछ और बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस बता रहे हैं ना मुझे, कि मतलब इसका इतना टाइम लगता है, पहले वारंट निकलता है, उसके बाद इश्तिहार निकलता है, उसके बाद कुर्की जब्ती होती है, इतना लंबा प्रोसेस बता रहे हैं मुझे। प्रशासन इतना घुमा रही है। इस दौर में मेरा क्या, हम दोनों माँ बेटा का भी हत्या हो सकती है, मेरे देवर का भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वो लोग बहुत बार आगे बढ़ चुका है। हम लोग तो गरीब हैं, वो लोग अमीर हैं, वो लोग के पास पैसा है। गरीबों को कहाँ इंसाफ मिलती है? क्या हमारे सीमांचल में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुझे इंसाफ दिला सकते हैं? मैं नेताओं से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इंसाफ दिलाइए। अब कुछ बोलिए। आप लोग बहुत कुछ बोल रहे थे मेरे घर आकर के, अभी भी बोलिए, अभी भी वक्त है, अभी भी मुझे ज़रूरत है। मैं अभी भी कह रही हूँ, इंसाफ दिलाइए। मैं मतलब कोई मतलब इससे नहीं थी कि राजनीति वाला फैमिली से नहीं थी जो ऐसा वैसा होता है, ऐसा। मैं एक साधारण इंसान, साधारण फैमिली से थी। और जिस फैमिली में मेरी शादी हुई है वहाँ पर भी सब कोई साधारण ही है। मगर फिर भी मैं इतना कुछ कर रही हूँ। आप लोग मुझे इंसाफ दिलाइए। मैं सिर्फ सब किसी से इंसाफ के लिए ही गुहार लगा रही हूँ। मैं सिर्फ सब किसी से इंसाफ के लिए ही गुहार लगा रही हूँ। मैं जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी।
भैया आप लोग सब कोई मेरे साथ चलिए, आगे बढ़िए। आप लोग में से कोई जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, सब कोई चुप मत बैठिए, सब कोई मेरे साथ दीजिए। हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस बात से, मुझे तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी ज़िंदगी में आग लग गई है। बस मुझे एक बात पर घमंड है, पकड़ है कि मेरे हस्बैंड हक की लड़ाई के लिए शहीद हो गए। ये भी खुशनसीबों को ही मिलता है। जब मुझे मेरी हस्बैंड बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, जब मैं अकेली रहती हूँ, तन्हाई में मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, तब मैं सिर्फ एक ही चीज़ याद करती हूँ कि मेरे हस्बैंड खुशनसीब है। मैं तो इस दुनिया में बदनसीब हूँ जो इस उम्र में मेरे हस्बैंड चले गए। जिस वक्त साथ चाहिए उस वक्त मुझे वो साथ छोड़ के चले गए मेरे साथ। और मैं बस एक ही बात को जब याद करती हूँ कि चलो मेरे हस्बैंड शहीद हो गए, जन्नती हैं, क्योंकि वो हक की लड़ाई लड़ रहे थे और कोई आसान बात नहीं है। मैं इसी बात से उस वक्त से लेकर के, जिस वक्त मैं मेरे हस्बैंड का मतलब डेथ हुआ था, उस वक्त को लेकर के, बताइए जिस वक्त किसी का हस्बैंड चला जाता है कैसा लगता है, उसी वक्त मैं ये सब्र की थी और अब तक मैं इसी सब्र से हूँ कि मेरे हस्बैंड शहीद हो गए, हक की लड़ाई लड़ रहे थे। आप लोग भी लड़िए, पकड़ की बात है, पकड़ की बात है, खुशी की बात है, जो हर किसी को हक की लड़ाई में हिस्सा नहीं मिलता है। आप लोग में से सब कोई खुश नसीब है जो भी मेरे साथ हैं, जो हक की लड़ाई के लिए, और एक औरत, एक बेवा औरत, लाचार औरत की साथ रहे, गरीब, क्योंकि हमारे सीमांचल में गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है। अगर मेरे हस्बैंड की हत्या के बाद अगर सही इंसाफ मिल जाता मुझे, अगर उनका सही ये हो जाता, बताइए अपने सीमांचल में उसके बाद कितना मर्डर हुआ, क्या क्या हुआ। अगर इसका सही इंसाफ हो जाता तो आज इतना कुछ नहीं होता। और आज मैं शादमा हूँ, कल कोई और शादमा हो सकती है। औरत ऐसी डरी हुई रहती है, डरती है, मगर उसको मतलब हिम्मत देना आप लोगों का ही काम है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा 2-4 भाई भी नहीं है अपना, या फिर मेरे हस्बैंड वो लोग भी 3-4 भाई में से नहीं थे। मेरा एक ही भाई है और एक मेरे देवर है। आप लोगों का ही जो ये है अल्लाह की तरफ से शायद मिला है। आप लोगों के दिल में अल्लाह ताला इतना जज्बात दिए हैं और मेरे अंदर इतना हौसला दिए हैं कि हम लोग इतना सब कोई आगे बढ़ रहे हैं। इतना जद्दोजहद करने के बाद भी मास्टर मकसूद फरार है। क्या करें, क्या कहें। कितना बड़ा क्रिमिनल है वो, क्या इस हिंदुस्तान में या इस दुनिया में इतना बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं है। 2 हत्या होने के बावजूद इतना जल्दी, मतलब 51 दिन के अंदर एक ही फैमिली में 2 हत्या कर देते हैं, फिर भी वो मतलब फरार रहता है। फिर भी उनको पुलिस अब छोड़ के रखी है, या फिर पुलिस पकड़ नहीं पाते, क्रिमिनल की वजह से डर जाते हैं, क्या है। अगर पुलिस अगर उनसे डर के, क्रिमिनल की वजह से डर के नहीं पकड़ पा रही है, तो यही बताइए कि कोई गरीब अल्ताबाड़ी में जिंदा भी नहीं रहेगा। इसमें जितने भी मतलब हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, किसी को छोड़ेगा नहीं। तब क्या होगा, तब क्या इस अल्ताबाड़ी या मेरे साथ देने वालों, जितने भी जहाँ से भी जितने भी साथ दे रहे हैं, क्या सबकी माँ बहन बेटी इसी तरह से बेवाह हो जाएगी इतनी जल्दी। इसको रोकिए। मेरा दर्द को आप लोग शायद समझ सकते हैं या समझ रहे हैं। मैं क्या बताऊं। मैं कभी सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतना मजबूत कैसे बनाए, जो मैं इतना कुछ कर लेती हूँ, बोल लेती हूँ, मगर जब मेरे पास कोई रहता है या मैं अपने इस बात को लेकर के किसी से डिस्कस करती हूँ तब नहीं रोती हूँ। जब मैं अकेले रहती हूँ, तन्हा रहती हूँ, जब मेरे साथ सिर्फ मेरा बेटा रहता है, तब मैं अपने घर में रोती हूँ। इतना चीखती हूँ कि शायद दूर से कोई सुने तो लगेगा कि क्या हो रहा है। कब तक करूँगी ऐसा। मेरे सुकून के लिए, मेरी इस बर्बादी जिंदगी के लिए, मुझे जीने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। तो बस मेरा एक ही ये है कि मैं किसके सहारे जीऊँ। बस मेरे हस्बैंड के कातिलों को सज़ा मिल जाए और मुझे मेरी इस जद्दोजहद का सिला मिल जाए, यही मेरे लिए बहुत है। मैं उसी के लिए इतना मतलब दरबदरे ठोकरें खा रही हूँ और गुहार लगा रही हूँ। इंसाफ दिलाइए। कोई गरीबों का सुनने वाला नहीं है, गरीबों का सिर्फ गरीब ही सुनता है। हम लोग, आप लोग ही सुन सकते हैं। पैसे वालों का पैसे वाला सुनता है, गरीबों का गरीब ही सुनते हैं। आप लोग ही सुन सकते हैं। जो मदद कर रहे थे वही लोग मुझे जो आगे पहुँचाए हैं वही आगे तक ले जा सकते हैं, नहीं तो किसी के अंदर इतना दम नहीं है। गरीबों को कौन पूछेगा, गरीब थोड़ा ना कुछ निकाल सकता है। एक लाचार औरत क्या करेगी। मजबूर हूँ, क्या करूँगी मैं। भैया मैं इतना कुछ बोल चुकी हूँ, आप लोग मेरी बातों पर ध्यान दीजिए और मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश कीजिए। और इंसाफ के लिए इस वीडियो को मैं शेयर कर रही हूँ। और शायद मुझे अल्लाह से भी उम्मीद है जो अल्लाह इंसाफ दे देंगे, दिला देंगे। और मैं इंसाफ लेकर ही रहूँगी। आप लोग सब कोई मेरे साथ रहिए।
ठीक है, फिर इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम।